जॉर्ज एवरेस्ट भाग 3। थोड़ी देर में हम दोनों बिल्कुल टॉप पर थे, जहां से झरना नीचे की तरफ गिर रहा था। यहाँ ऊपर ज्यादा ऊंचाई और पर्यटक स्थल से हटके होने की वजह से इर्द गिर्द कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। मैंने इस मौके को बनाने का सोचा और सोचा कि इससे पूछूं कि पिछली कुछ घटनाओं का उससे क्या समानताएं हैं। ये सोचते ही मैंने जैसे ही उसकी तरफ नजर की, अचानक उसने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए मुस्कुराकर बाय कहा और झरने के ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरी बोलने और देखने की क्षमता बाकी ही नहीं रही थी। मैं झटका खाने के साथ पीछे जमीन पर गिर पड़ा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और फटाफट दौड़ता हुआ विकास के पास आया, तो मुझे इस हाल में देखते ही परेशान हो गया। इससे पहले वो कुछ कहता, मैंने उसके हाथों को पकड़ा और कहा, मुझे यहाँ से जल्दी से ले चल। विकास मुझे लेकर कंपनी गार्डन के बाहर ले आया। ड्राइवर हमारा ही इंतजार कर रहा था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। मेरी आंखें फटी की फटी सामने की तरफ देख रही थी और विकास मुझे बोतल से पानी पिलाकर सामान्य करने की कोशिश में लगा हुआ था। 15 से 20 मिनट में ही हम मसूरी पहुंच चुके थे। ड्राइवर खाना खाने के लिए टैक्सी साइड में लगाने लगा। तभी विकास ने बोला, वो टैक्सी जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ ले चले और हमें वहां हमारे कॉटेज तक छोड़ दे। ड्राइवर ने वैसा ही किया। हम अगले और 25 मिनट में रिवर स्टोन कॉटेज के पास खड़े थे। विकास और मैं अपने कमरे में थे। रात के 8 बज रहे थे। वो बाहर आकर देखने लगा तो कनक मिला नहीं, शायद वो चला गया था। विकास ने मुझसे वहां की घटना के बारे में पूछा तो मैंने उसको सारी बात बता दी। मेरे बताते ही वो भी सोच में पड़ गया। चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ साफ दिख रही थी। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, आज की रात ही तो गुजारनी है, फिर कल सुबह ही हमें देहरादून के लिए निकलना है। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और किचन से खीरे के स्लाइसेस और दिन की इंपीरियल ब्लू की बोतल लाता है, जो कि अभी भी आधी बची हुई थी। मेरे सामने रखते हुए कहता है, भाई देख, आज की रात हमें इसी से काम चलाना होगा। किसी भी तरह की थकान, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, वो अब इससे ही मिटेगी। ये कहते हुए उसने जल्दी से 2 बड़े बड़े बैग बनाए और हमने उन्हें फटाफट गले से नीचे लटका लिया। विकास इधर उधर की तो कभी कॉलेज के दिनों की घटनाओं को याद दिलाकर मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि अंदर से वो भी सहमा हुआ ही लग रहा था। हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। इस बारिश ने अब इस माहौल को और बोझिल बना दिया था। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं लगा। रात को किसी वक्त लगा कि मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने जब आंखें खोली तो देखा ये तो वही सुनहरे और घुंघराले बालों वाली लड़की थी। वो मेरे कंधे को पकड़कर मुझे उठा रही थी और मेरा नाम देव देव कहकर बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा तो वो लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विकास अपने बिस्तर पर ही सो रहा था। वो मुझे कॉटेज के पीछे बने घर के एक कमरे में ले गई। आज उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक रौबीला सा अंग्रेज आदमी बैठा हुआ वायलिन बजा रहा था। उदास धुन, उसकी आंखें बंद थी। वो लड़की उसके कदमों में बैठ गई और रोने लगी। उस लड़की ने उस अंग्रेज आदमी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, प्लीज जॉर्ज, फॉरगिव मी। उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लड़की का चेहरा रोते रोते लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जड़ वहीं खड़ा था, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। अचानक उस आदमी ने वायलिन एक तरफ रखा। न जाने उसके हाथ में कहां से बंदूक आ गई। वो लड़की बोली, स्टॉप जॉर्ज, परंतु वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक एक धमाका और ढेर सारा धुआं। तब मेरे गले से पहली बार इतनी जोर से चीख निकली। विकास उस चीख को सुनकर दौड़ा दौड़ा उस कमरे में आया। मैं वहीं उस कमरे में अभी भी जड़े खड़ा ही था और लगातार चीखे ही जा रहा था। वहां इस कमरे में मेरे और विकास के अलावा कोई भी नहीं था। मैं जोर जोर से चीख रहा था, नहीं मुझे छोड़ दो, प्लीज भगवान के नाम पर छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। विकास मुझे संभालते हुए लेकर जाने लगा। तभी मैंने उससे हाथ छोड़ाया और बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। विकास भी मेरे पीछे पीछे भागा। वो भी समझ चुका था कि यहाँ कोई अनहोनी हुई है। वो मेरे बर्ताव को देखकर इस परिस्थिति को भांप गया था। मैं भाग
से थोड़ी दूर आ गया था, तभी मुझे वो ढाबा दिखा जहां कल सुबह आलू के पराठे खाए थे। उस दुकान के अंदर से प्रकाश बाहर की तरफ आ रहा था, जिसका ये मतलब हुआ कि हो ना हो वहां जरूर कोई तो होगा ही। तब तक विकास भी भागते भागते मेरे पास आ गया था। वहां चारों ओर सन्नाटे को मेरी आवाज चीरती हुई गूंज रही थी। तभी मैंने देखा कि उस ढाबे से वही सुबह वाले बुजुर्ग आदमी ने अपनी दुकान का द्वार खोलकर हमें ध्यान से देखकर परिस्थिति का जायजा ले रहा था। थोड़ी देर में ही हमें अपने हाथों से इशारे करके अंदर की तरफ बुला रहे थे। हम दोनों लपक के अंदर घुस गए। हमारे अंदर घुसते ही उन्होंने दरवाजे में चिटकनी लगा दी। अंदर एक चारपाई पड़ी थी, हम लोग वहां बैठ गए। तभी विकास ने पूछा, तुम इतनी रात को वहां क्या करने गए थे? मैंने सारी बात उन दोनों को बता दी। विकास उन बातों को सुनकर परेशान सा हो गया था। थोड़ी देर में वो अधेड़ उम्र के बुजुर्ग 3 चाय लेकर आए। उन्होंने बताया कि उनका नाम आनंद सिंह बिष्ट है। 9 साल पहले उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनके पैतृक गांव जो पौड़ी जिले के सतपुली नाम के गांव में पड़ता है, जहां जाते वक्त किसी बस दुर्घटना के शिकार हो गए। अब वो अपनी बची हुई जिंदगी के गुजर बसर करने के लिए दुकान चलाते हैं और यहीं अकेले ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आता था। एक बार घूमते घूमते जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ पहुंचे थे। उनकी पत्नी उनके बेटी एमी के जन्म के बाद ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। एमी को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी समझकर जॉर्ज उससे बहुत प्यार करते थे। एमी के बाल बिल्कुल उसकी मम्मी की तरह ही सुनहरे और घुंघराले थे। जॉर्ज को यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी बेटी एमी एवरेस्ट के साथ यहाँ रहने का निश्चय कर लिया। यहाँ वो अपनी बेटी एमी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। वो अपनी बेटी की हर इच्छा को समझते हुए उसके कहने से पहले ही उसके हर ख्वाहिशों को पूरा कर देता था। उन्होंने इस पथरीली जगह पर बहुत मेहनत की और इस जगह को दर्शनीय स्थल बनाया। बहुत ही खुशी से उनकी जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। एक दिन एमी को यहाँ के स्थानीय व्यवसायी राहुल भारद्वाज से प्यार हो गया। जब एमी ने अपने दिल की बात अपने पिता जॉर्ज से की तो वे उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। एमी राहुल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसके लिए राहुल के बिना जिंदगी गुजारना संभव नहीं हो रहा था। एक दिन एमी ने राहुल से यह सोचकर कोर्ट मैरिज कर ली कि उसके पिता जॉर्ज उससे बहुत प्यार करते हैं। उसकी खुशी के लिए वे कुछ दिन बाद राजी तो हो ही जाएंगे। जब ये बात उसके पिता को पता चली तो वो कुछ दिनों तक नाराज रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के ससुराल जाकर उसको मनाएंगे और अपनी गलती के लिए उससे क्षमा मांगेंगे। एमी का ससुराल यहाँ पास के गांव धनौल्टी में ही था। एक शाम जब वो अपनी बेटी से मिलने राहुल भारद्वाज के यहाँ पहुंचे तो देखकर दंग रह जाते हैं कि उस घर से लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही थी। जब उन्होंने पास जाकर दरवाजे से सुनने का प्रयास किया तो पता लगा कि उनकी बेटी की रोने की आवाजें आ रही थी। वो ये आवाज सुनकर दंग रह गए और उसी वक्त अंदर जाकर अपनी बेटी को अपने साथ ले आए। यहाँ आते ही एमी ने बताया कि उसका शादी का फैसला गलत था। राहुल ने सब पहले से ही योजना बना के रखी हुई थी कि कैसे उसको प्यार में फंसाना है और कैसे उसका इस्तेमाल उसकी दौलत हथियाने के लिए करना है। एमी ने यह भी बताया कि राहुल पहले से ही शादीशुदा था। वो उसको प्रतिदिन मारता पीटता और तरह तरह के जुल्म करता ताकि एमी मजबूर होकर जॉर्ज के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाए और सारा धन और वहां की सारी प्रॉपर्टी उस राहुल के नाम कर दे। जॉर्ज ने एमी को सांत्वना दी कि अगले कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, बस तुम कुछ दिन धैर्य रखो। दिन पर दिन चिंता से जॉर्ज की सेहत बिगड़ती जा रही थी। एमी अपने पिता जॉर्ज को इस तरह तनावग्रस्त देख नहीं पाई और अपने किए हुए गलत फैसले पर बहुत पछताने लगी। एमी ने एक दिन जॉर्ज एवरेस्ट की चोटी से नीचे खाई की तरफ छलांग लगा दी। जब एमी के पिता को ये बात पता लगी तो उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को उड़ा लिया। कहते हैं कि कुछ दिनों बाद ही राहुल अपने ही घर में रहस्यमयी तरीके से मरा हुआ पाया गया। जब राहुल की लाश को देखा तो उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी और उसकी जीभ लटकी हुई थी। उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। कहते हैं कि एमी और जॉर्ज की आत्मा आज भी यहाँ भटकती रहती है और इस जगह किसी न किसी को वे अक्सर नजर आ ही जाती है। जॉर्ज के अच्छे कामों और उसके एक जिम्मेदार पिता होने की वजह से आज इस चोटी का नाम जॉर्ज एवरेस्ट है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि इन्हीं का नाम उस पर्वत की चोटी को दिया गया है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी है, जो आज पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। आनंद जी की बात सुनकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो
फोटो से मुझे पता लगा कि उस सुनहरे रंग की घुंघराले बालों वाली लड़की का नाम एमी एवरेस्ट था। रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। घड़ी में देखा तो 3 बज रहे थे। आनंद जी ने बताया कि देहरादून जाने के लिए सबसे पहली बस 8 बजे सुबह आती है। हमने बताया कि हमारा पिट्ठू बैग रिवरस्टोन कॉटेज में ही पड़ा है। आनंद जी ने भरोसा दिलाया कि वे खुद सुबह वहां से बैग ले जाएंगे, उसकी चिंता ना करो। वादे के अनुसार आनंद जी हमारा पिट्ठू बैग लेकर हमें बस स्टैंड के पास मिले थे। हम दोनों ने हाथ जोड़कर उनको इस मदद के लिए शुक्रिया कहा और देहरादून जाने वाली बस में बैठ गए। जैसे जैसे हम कॉटेज से दूर जा रहे थे, मेरे शरीर में जान आ रही थी। मैं देहरादून जाते वक्त यही सोच रहा था कि एमी ने मुझे ही क्यों चुना। क्या वो कुछ बताना चाहती थी, मुझे इशारा करके कुछ समझाना चाहती थी? आखिर उसके अतृप्त आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? यही सब सोचते सोचते कब देहरादून आ गया पता ही नहीं लगा। जब बस से हम उतरे तो सुबह के 10 बज रहे थे। सुबह हमेशा एक जैसी ही होती है, एक रस, एक वर्ण, एक रूप लिए। जीवन में बहुत कम ही सुबह ऐसी होती हैं जो उम्र भर याद रहे। मैंने विकास से कहा, मैं वक्त के इस कतरे को भूल जाना चाहता हूं। ये मन पर बोझ जैसा है, बोझल, कातर और अक्षम्य भी। शब्दों, विचारों और दलीलों से आप लाख भ्रम अपने इर्द गिर्द बना ले, मगर सच्चाई का बोझ आप महसूस करते ही हैं। मेरी बातों को सुनकर विकास बेचैन भी था और परेशान भी। मैंने विकास से गले लगकर विदाई ली और ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। विकास भी देहरादून ISBT की तरफ निकल चुका था। वो भी इस बार अपने साथ बहुत सी यादें लेकर साथ जा रहा था। इन यादों को इतनी जल्दी दिमाग से निकाल पाना हम दोनों के लिए फिलहाल